इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एडुटेरा बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल में हमें पढ़ना है मुजफ्फरपुर होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक जानकी दास जनकधारी प्रसाद, उसके संस्थापक बिहार के मुजफ्फरपुर के होम रूल लीग के संस्थापक जनकधारी प्रसाद थे। इसलिए सही आंसर इसका हो गया ए नंबर, जनकधारी प्रसाद। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के समय में बिहार में तथा भारत में कई जगहों पर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बिहार में और भारत में कई जगहों पर, इतना ही नहीं, बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो एक बार उन सभी को एक नज़र में देखते हैं कि किन जगहों पर किनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला नाम आता है आयरिश होम रूल लीग। आयरिश होम रूल लीग, इसकी संस्थापना आयरलैंड में यूनाइटेड किंगडम के अधीन हुई थी। इसकी संस्थापना यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत हुई थी और ये 1870 की बात है। 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी 1870 में। और जो 1873 में होम रूल लीग के नाम से काफ़ी फेमस हुआ था। पहले इसके होम गवर्नमेंट एसोसिएशन के रूप से जाना जाता था, लेकिन बाद में आयरिश में इसका 1873 के फेस में इसका नाम बदल करके होम रूल लीग बना दिया गया था। इसके संस्थापक आइजैक बट थे। आइजैक बट थे। इसके संस्थापक आइजैक बट थे। इसके साथ अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के प्रमुख होम रूल लीग के संस्थापक सबसे काफ़ी फेमस हुए थे तिलक की लीग के बारे में, जिनकी स्थापना इंडियन होम रूल लीग के नाम से जानी जाती है और इसकी स्थापना तिलक ने की थी। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और इसकी स्थापना बेलगांव के पुणे में, इसका जो मुख्यालय था वो बेलगांव के पुणे में स्थित था। पुणे के बेलगांव में इसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जो उसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। और बाद में बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक मध्य प्रांत के क्षेत्रों में इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होने लगी। इसकी स्टार्टिंग स्थापना पुणे के बेलगांव के सेक्टर में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लेकिन बाद में इसका कार्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रांत में इसका कार्य ज़्यादा देखा गया था। उसके बाद ऑल इंडिया होम रूल लीग की अगर बात करते हैं, ये था इसके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और एनी बेसेंट के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी मद्रास में। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी अलग अलग जगहों पर होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसके संस्थापक अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पटना और मुजफ्फरपुर शाखा की, तो पटना के होम रूल लीग के संस्थापक मौलाना मजरूल हक थे। पटना के होम रूल लीग के संस्थापक मौलाना मजरूल हक थे। और मुजफ्फरपुर शाखा के संस्थापक जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर शाखा के संस्थापक जनकधारी प्रसाद हुआ करते थे। बॉम्बे में होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी उसकी स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। बॉम्बे होम रूल लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, जिसमें एनी बेसेंट का भी सहयोग रहा था। इसके बाद यूपी में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई और या उसे
ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग को बढ़ाने के लिए, मदद देने के लिए यूपी में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट के इंडियन होम रूल लीग की को सहयोग करने के लिए यूपी में भी एक नए तरीके से होम रूल शाखा बनाया गया था, जो इसे हम यूपी शाखा कहते हैं या संयुक्त प्रांत शाखा कहा गया था। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और गुजरात के होम रूल लीग के संस्थापक शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल थे और बाद में गांधी जी की भी इसमें सहयोग दिया गया था। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। पंजाब शाखा के तरफ में जमशेदजी नुसरवाणजी थे और साथ में इसके साथ लाला लजपत राय की भी सहयोग इसमें प्राप्त था। पंजाब शाखा से होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी उसमें लाला लजपत राय और जमशेदजी नुसरवानजी का सहयोग प्राप्त था। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? बताना है कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे। तो इसका सही आंसर हो गया सफरुद्दीन याहिया मनेरी। इनका पूरा नाम हजरत मखदूम सूफीदीन याहिया मनेरी था। इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म पटना के पास मनेर नामक स्थान में हुआ था और ये 1264 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1264 ईस्वी में पटना के पास मनेर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका ज्यादातर समय बिहार शरीफ में बीता, या कह सकते हो कि बिहार शरीफ में इन्होंने धर्म सुधार से संबंधित बहुत सारे काम किए थे। इन्हें मखदूम ए जहां के नाम से भी जाना जाता है। बिहार शरीफ या नालंदा जिले में इन्हें मखदूम ए जहां के भी नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बताना है हमें कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली हवाओं के कारण होता है। भूमध्य सागर से चलने वाली हवा को हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं, या इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। यह पश्चिमी विक्षोभ, या कह सकते हो कि भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं भूमध्य सागर के पर उठने वाली हवाओं के कारण होता है। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी पे उठने वाली हवा जब भारत के तरफ बढ़ती है तो उसे कारण से भारत में के बिहार के आसपास के सेक्टरों में शीतकालीन वर्षा शुरू हो जाती है, जिससे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बताना है कि बिहार राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर हो गया 1986 ईस्वी में। 1986 में बिहार राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। बताना है कि अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी भाषा प्रयुक्त है। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर, प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया है या प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा संस्कृत, पाली और हिंदी, इन तीनों भाषाओं का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में नहीं किया गया है।
अब बात करते हैं अशोक के शिलालेख में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला नाम आता है खरोष्टी लिपि। सबसे पहला नाम आता है अशोक के शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, और ये खरोष्टी लिपि के शिलालेख सहवाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त हुए हैं, जो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सहवाजगढ़ी और मनसेहरा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ब्राह्मणी लिपि की बात करें तो बिहार के और भारत के कई जगहों पर बिहार और भारत में कई जगहों पर जो शिलालेख लिखे गए हैं अशोक के द्वारा, उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे बिहार में चंपारण में 3 शिलालेख है, लौरिया नंदन, लौरिया अरराज और रामपुरवा। लौरिया नंदन, लौरिया अरराज और रामपुरवा, इन सभी जगहों पर ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रोहतास और गया में, सासाराम रोहतास में और बराबर की गुफाएं गया में, सासाराम रोहतास में और बराबर की गुफाएं गया में, इन दोनों में भी ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वाराणसी के सारनाथ के वाराणसी में, कौशाम्बी इलाहाबाद, अहरौर अभिलेख मिर्जापुर, मेरठ अभिलेख जो मूल स्थान मेरठ में ही स्थित है, मेरठ अभिलेख जो मेरठ में ही स्थित है, इन सभी जगहों पर ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके साथ और भी कई जगह है जहां पर ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है प्रमुख भाषा की, तो भाषा से संबंधित अभिलेख को बताने जा रहे हैं। इसके अलावा यूनान और अरमाइकी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। यूनानी और अरमाइकी लिपि का प्रयोग कंधार और तक्षशिला में किया गया है। कंधार और तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख में यूनानी और अरमाइकी लिपि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन तरह की भाषाओं की बात यहाँ की गई है। पहली होती है अरमाइकी लिपि, यूनानी या अरमाइकी लिपि, उसके बाद ब्राह्मणी लिपि और ब्राह्मणी के बाद खरोष्टी लिपि। अरमाइनी लिपि, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि प्रमुख रूप से तीन भाषा में अशोक के शिलालेखों पर इन 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिसमें भारत के सेक्टर में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और भी अन्य जिले हैं। लेकिन प्रमुख यह बात आपको याद रखनी है, बिहार स्पेशल है, तो बिहार की बात आपको ज़्यादातर अच्छे तरीके से याद करना है कि चंपारण में 3 जगह, लौरिया नंदन, लौरिया अरराज और रामपुरवा, ये तीनों चंपारण में हैं। सासाराम रोहतास में है और बराबर की गुफाएं गया में, और इन सभी जगहों पर ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। बताना है कि 1911 में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, ईमान अली और महेश नारायण है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1911 के केंद्रीय विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो बिहार और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव इन सभी ने सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और ईमान अली के द्वारा दिया गया था। और इसमें एक नाम और आता है मौलाना मजरूल हक। सच्चिदानंद सिन्हा, ईमान अली, मौलाना मजरूल हक और महेश नारायण, इन 4 लोगों ने मिल करके विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। तो इसका सही आंसर हो गया इनमें से सभी। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव इनमें से सभी ने रखा था। सच्चिदानंद सिन्हा, ईमान अली, महेश नारायण और एक और नाम आ गया जिसका नाम यहाँ दिया हुआ नहीं है, उनका नाम हो गया मौलाना मजरूल हक। ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। बताना है कि मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो इसका सही आंसर हो गया
ए नंबर मुल्ला तकिया, मुल्ला तकिया। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 70 राल्फ फिच एक विदेशी यात्री थे जो ब्रिटिश व्यापार करने के लिए अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। तो कई जगहों पर उनका नाम भी पढ़ दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार मुल्ला ताकिया सही होगा, लेकिन मुल्ला ताकिया के पहले भी एक व्यक्ति राल्फ फिच राल्फ फिच जो बिहार आ चुके थे और अकबर के शासनकाल में ये व्यापार से संबंधित कामों के लिए बिहार आए थे राल्फ फिच। और मुल्ला ताकिया जो हैं वो एक सूफी संत हुआ करते थे और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बिहार के पास सासाराम के पास इन्होंने प्रवेश किया था। बिहार के सासाराम जिले की यात्रा उन्होंने की थी। सबसे पहला नाम आता है मुल्ला ताकिया का, उसके बाद दूसरा नाम आ जाता है सबसे पहला नाम आता है राल्फ फिच, उसके बाद मुल्ला ताकिया के बाद अब्दुल लतीफ़ जो 1608 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ आए थे 1608 ईस्वी में। उसके बाद पीटर मुंडी, महमूद बल्खी के बाद आने वाले प्रथम यात्री थे। उसके बाद मनुची और जॉन मार्शल क्रमबद्ध तरीके से पहले मनुची उसके बाद जॉन मार्शल बिहार की यात्रा कर चुके हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभव हुआ था। किस काल में, यह बताना है। ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर हो गया बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल के समय की अगर बात करते हैं तो 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक, 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर काल में हुआ था। अब आर्यों की आगमन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ। तो इनकी जो उत्पत्ति थी, आर्यों की उत्पत्ति वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया या इस हम कह सकते हैं कि यूरेशिया के स्टेपिस घास के मैदान, यूरेशिया के यूरोप के महादेश के स्टेपिस घास के मैदान से आर्यों का मूवमेंट शुरू हुआ था। और ये आर्य का मूवमेंट सबसे पहले भारत आए थे करीब 1500 से लेकर के 2000 वर्ष पूर्व। और इन्होंने जब प्रथम आगमन किया था तो इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश में पहले आकर के बसे थे। सप्त सैंधव प्रदेश जो वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के क्षेत्र से मिला हुआ है, जिसमें इंडस और रिवर की प्रमुख सहायक नदियों के साथ सरस्वती नदी का विस्तार के बारे में बात की गई है। सप्त सैंधव जिसमें 7 नदियों का संगम, यह 7 नदियों वाला देश जिसमें इंडस, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी के साथ सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, उन्हें हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा और वर्तमान में पाकिस्तान का कुछ भाग, इस यहाँ पर सबसे पहले आर्यन आकर बसे थे 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक, 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद यहाँ से ये वैदिक सभ्यता की बात की जा रही है। उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता में ये इन आर्यों का मूवमेंट सॉरी गलती हो गया, यहाँ सबसे पहले जो आर्यों का मूवमेंट था 1500 से 2000 तक, ये ऋग वैदिक काल की बात की जा रही है। ऋग वैदिक काल में मूवमेंट हुआ था और ऋग वैदिक काल में आर्य पंजाब, हरियाणा और सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे थे। उनके बाद यहाँ से सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़कर ये गंगा किनारे बढ़ते हुए आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंचे थे। ये करीब उत्तर वैदिक काल में ये आर्य वहां से निकल करके गंगा के साथ आगे बढ़कर बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। अगर प्रमाण की बात करते हैं तो इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में लिखा गया है। इसका परिणाम विदेह माधव की कथा में वर्णन किया गया है। इसका परिणाम विदेह माधव की कथा में वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आर्य
आर्य अग्निदेव के साथ, यानी कह सकते हो कि जंगलों के में जल अग्निदेव का प्रमाण, अग्निदेव जंगल को जलाते हुए और आर्य के साथ बढ़ते हुए करीब आधुनिक गंडक नदी के पास आकर के रुक गए थे। और ये गंडक नदी का प्रमाण बिहार के सेक्टर में मिलता है। तो इसलिए कहा गया था कि बिहार या पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और भारत की अगर बात करते हैं तो ये आर्य करीब 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। और कहाँ से आए थे? तो यूरोप के स्टेपिस घास के मैदान से आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? बताना कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। इसका सही आंसर हो गया सिवान जिले में। सही आंसर होगा इसका सिवान जिले में। फुलेना प्रसाद की मृत्यु सिवान जिले में पुलिस की गोली लगने के कारण हुई थी। अब ये पूरे क्रम की अगर बात करते हैं तो इसमें हुआ क्या था? 16 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान की जनता ने मिल करके सिवान के पुलिस थाने के विरोध में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, या कह सकते हैं एक विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया था। उनका कहना था कि वो सिवान पुलिस थाने के ऊपर लगे झंडे को हटाकर वहां तिरंगा झंडा लगाना चाहते थे। सिवान के पुलिस थाने की घटना हुई थी जिसमें फुलेना प्रसाद और उसकी पत्नी प्रमुख रूप से इस स्वतंत्रता विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, या इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इसके नेतृत्व का मेन कारण था कि ये पुलिस थाने की इमारत पे जो झंडा लगा था उसे बदल करके वहां तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे। लेकिन जैसे ही विरोध क्रांतिकारी सिवान पुलिस थाने की तरफ बढ़ने लगे तो पहले पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया, और लाठीचार्ज के बाद उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग स्टार्ट करने के कारण करीब फुलेना प्रसाद को 9 गोलियां लगी थी। फुलेना प्रसाद को 9 गोलियां लगी थी और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गए थे। लेकिन उनकी पत्नी घायल होते हुए भी तारा रानी श्रीवास्तव ने, उनकी पत्नी का नाम तारा रानी श्रीवास्तव था, उनकी पत्नी घायल होते हुए भी उन्होंने झंडे को गिरने नहीं दिया और उस झंडे को लेकर के पुलिस थाने की छत पर लगा दिया। उस झंडे को पुलिस थाने की छत पर लगा दिया और लौटने के बाद जब वो अपने पति से मिली तो उनके पति उस समय तक शहीद हो चुके थे। फिर से एक बार देख लेते हैं। सिवान में पुलिस के तरफ से फायरिंग की गई, क्रांतिकारियों पर फायरिंग कर दी गई और इस फायरिंग में फुलेना प्रसाद को 9 गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए थे। घायल होने के बाद उनकी पत्नी ने इस नेतृत्व को संभाला और सिवान थाने पर झंडा लगाया, और झंडे लगाने के बाद जब वो अपने पति से मिलने गए तो उनकी मृत्यु हो गई थी। 16 अगस्त 1942 को फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु सिवान जिले में गोली लगने के कारण हुई थी। अब देखते हैं एक बार भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है खास था। तो सबसे पहली बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, या इसे हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। इस दिन मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की और डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी पर मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, और साथ ही साथ करो और मरो का नारा भी दिया था। उसके बाद 9 अगस्त 1942 में इस क्रांतिकारी, या कह सकते हो इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को अलग अलग जगहों में, भारत के अलग अलग जगहों पर क्रांतिकारी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उसमें से 16 अगस्त 1942 को बिहार के सिवान जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के सपोर्ट करने के लिए बिहार के सिवान जिले में
फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी तारामणि श्रीवास्तव के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आए थे? बताना है कि इसमें कौन से यूरोपीय यात्री थे, यूरोपियन यात्री थे जो बिहार नहीं आए थे। भारत तो आए थे लेकिन वो बिहार नहीं आए थे। देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सभी लोग लगभग बिहार आ चुके हैं। मेरनिक, मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रैंकोइस बर्नियर और पीटर मुंडी, ये सभी बिहार लगभग आ चुके हैं। लेकिन इसमें प्रमुख बात यह है कि फ्रैंकोइस बर्नियर ने सिर्फ बिहार की यात्रा की थी। ये बंगाल सेक्टर में जा रहे थे और बंगाल सेक्टर के क्रम में इन्होंने बिहार की केवल यात्रा की थी, लेकिन बाकी सभी लोग बिहार में आकर रुके थे। अब इसका आंसर क्या हो सकता है इसके बारे में डाउट है, लेकिन फिलहाल हम इसी बात को लेकर के फ्रैंकोइस बर्नियर को सही कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की इन्होंने केवल यात्रा की थी। यहाँ से वो सिर्फ रास्ते से गुजरे थे, उन्हें बिहार में रुकने के बारे में ज़्यादा प्रमाण नहीं मिला है। जबकि मैरनिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये सभी बिहार में आकर के रुक चुके हैं। अब बात करते हैं बिहार आने वाले प्रमुख यात्रियों की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह वीडियो सिर्फ ध्यान देकर सुनने वालों के लिए है। इसमें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश कीजिए कि केवल ध्यान से सुनते रहिए, और अगर नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा लिखने का काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल लिखने में काफ़ी समय जाता है। तो ये सिर्फ ओरल टाइप का वीडियो है जिसमें मैं ओरली सारी बातों को सॉल्व करते चले जाऊँगा। सबसे पहला नाम आता है राल्फ फिच, जो अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। राल्फ फिच जो अकबर के शासनकाल में बिहार आए थे, स्पेशली बिहार आए थे। उसके बाद पीटर मुंडी, ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे 1632 में। शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी बिहार आए थे। उसके बाद एक नाम आता है सेबस्टिन मैनेरिक का, ये 1640 ईस्वी में बिहार की यात्रा कर चुके हैं। उसके बाद आता है निकोलो मनुची, जो शाहजहां के शासनकाल में बिहार आ चुके हैं। उसके बाद फ्रैंकोइस बर्नियर, ये 1665 और 1666 में बिहार से गुजर चुके हैं, बिहार की यात्रा कर चुके हैं। चूंकि मैंने पहले ही कहा बंगाल जाने के क्रम में इन्होंने बिहार के मध्य प्रांत से इन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद टैबर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टैबर्नियर, ये औरंगजेब के शासनकाल में बिहार आए थे। और जॉन मार्शल औरंगजेब में 1670 से लेकर के 71 ईस्वी तक 71 ईस्वी तक बिहार में रह चुके हैं। 1 सालों का इन्होंने काफ़ी समय इन्होंने 1 साल यहाँ बिहार में बिताया है। तो इसके प्रश्न के अनुसार हम इसका सही ऑप्शन रख सकते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर को, क्योंकि इन्होंने बिहार में रुके नहीं थे, बल्कि बिहार की यात्रा करते हुए ये बंगाल सेक्टर में चले गए थे। लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में बिहार का जिक्र जरूर किया है। इनकी पुस्तक है पटना का सोरा, साल्ट पीटर, या जिसे हम साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक साल्ट पीटर पटना का सोरा में इन्होंने बिहार का जिक्र किया है। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो गया शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो गया सी नंबर,
पुरुलिया। सी नंबर पुरुलिया इसका सही आंसर हो गया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बताना कि कौन सी धातु आर्यों का के विस्तार में सहायक बनी। तो सही आंसर हो गया लोहे का उपयोग। बिहार आर्यों ने लोहे का प्रयोग करने का शुरुआत कर दी थी। उन्हें लोहे के बनाना उन्हें अच्छी तरह से आ गया था, इसलिए लोहे के उपकरण बनाने के बाद इनमें खेती में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई, परिवर्तन आया, और साथ ही में परिवहन के लिए भी इन्होंने अलग अलग सामानें बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो अगर बात करते हैं किस धातु के सहायता से परिवहन करना या एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया था, तो उसके आंसर हो गया लोहा। बिहार से पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक लोहे का उपयोग हुआ था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 ईस्वी में के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी में आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। इसका सही आंसर हो गया हैदर अली खां। हैदर अली खां ने बिहार का राजा या राजगीर परगना का राजा स्वयं को राजगीर परगना का राजा घोषित किया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच कम से कम 3 माह का अंतर होना चाहिए। 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बिहार पंचायती राज के 2006 के नियम के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह का से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी को यानी कि पर्वत के निचले हिस्से की मिट्टी को बिहार में क्या कहा जाता है। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बहावर क्षेत्र। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी को बहावर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि एकमात्र मुख्य जिला कौन सा है जहाँ पर बहावर क्षेत्र पाया जाता है या पर्वत पदीय मिट्टी पाई जाती है। संपूर्ण रूप से या सबसे ज़्यादा मात्रा में पर्वत पदीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया पश्चिमी चंपारण। बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां मुख्य रूप से पर्वत पदीय या बहावर मिट्टी क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा भी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल की तराई से सटे हुए जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में एक पतली पट्टी के रूप में यह भावर मिट्टी फैली हुई है। एक पतली पट्टी के रूप में यह भावर मिट्टी फैली हुई है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण जिले में भावर मिट्टी बहुत मुख्य रूप से फैली हुई है या पूरे प्रदेश में फैली हुई है। तो इसका आंसर यह भी आप कर सकते हो कि किस एकमात्र जिले में भावर मिट्टी पाई जाती है, मूल रूप से पाई जाती है। तो उसका आंसर हो गया पश्चिमी चंपारण। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। बताना है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। अब बात करते हैं बख्तियार खिलजी की। तो इसने 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। प्रथम सफल आक्रमण 1198 ईस्वी में हुआ था और उस समय बिहार शरीफ उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। बिहार शरीफ को उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बिहार शरीफ में या उदंतपुरी में अपना सैन्य संगठन किया था या सैन्य गतिविधियों का केंद्र बनाया था। उदंतपुरी को सैन्य गतिविधियों का केंद्र बनाया था और इसी क्रम के दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय
को पूरी तरह से ध्वस्त किया। 1198 के क्रम के दौरान बिहार शरीफ के उदंतपुरी में जब उन्होंने सैन्य अभियान का केंद्र बनाया और बिहार के अलग अलग सेक्टरों पर हमला करना शुरू किया, तो इसी क्रम में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद 1203 से लेकर 1204 के बीच में इसने पूरी बिहार में तुर्क सत्ता को स्थापित करने के बाद बंगाल में सेन वंश लक्ष्मण सेन पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर बंगाल में भी तुर्क सत्ता का विस्तार शुरू कर दिया गया था। अब बात होता है मोहम्मद गौरी की, तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन था और साथ ही साथ मोहम्मद गौरी का सैन्य कमांडर भी था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन भी था और मोहम्मद गौरी का कमांडर एंड चीफ भी था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का कमांडर हुआ करता था या सैन्य कमांडर हुआ करता था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था या कांग्रेस में का दूसरा अधिवेशन बिहार में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो गया बापू दीप नारायण सिंह। बापू दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक ऐसा प्रांत है? किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ तथा यहाँ के नेता अहिंसा के मर्म समझते हैं? बताना है कि किस प्रांत के बारे में गांधी जी ने कहा कि यहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ और यहाँ के नेता अहिंसा के का मर्म को समझते हैं। बताना कि अहिंसा के मर्म को समझते हैं। सही आंसर हो गया। चूंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे तो इसका आंसर तो एकदम सटीक होना चाहिए। बिहार प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने ऐसी बातें कही थी। बिहार प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने ऐसी बातें कही थी कि यहाँ एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन सबसे अच्छा हुआ और यहाँ के नेता अहिंसा के मर्म को समझते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा जगह था? बताना है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान के महान केंद्र की कौन सी जगह प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विदेह। बिहार में विदेह को उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान के महान केंद्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, अगर प्राचीन के विदेह और वर्तमान के जगह के बारे में अगर हम देखें तो बिहार के प्रमुख राज्य दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये सभी प्रमुख एरिया विदेह कहलाते थे। प्राचीन समय में इन सभी प्रमुख एरियाओं को विदेह कहा जाता था। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और नेपाल प्रांत में धनुषा, जहां विदेह की मुख्य राजधानी जनकपुर हुआ करती थी। नेपाल प्रांत में धनुषा नामक स्थान पर विदेह की प्रमुख राजधानी जनकपुर हुआ करती थी। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य यानी कि कहा जा सकता है कि बिहार में कभी गढ़वालों का भी शासन हुआ करता था और इसका प्रमाण हमें मिलता है। इसका सही आंसर हो गया मनेर ताम्रपत्र से। बिहार में गढ़वालों के शासन का प्रमाण मनेर के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। वर्तमान में मनेर की अगर बात करते हैं तो यह पटना से कुछ दूरी पर स्थित है। पटना जिले से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मनेर, और उसी मनेर में जो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, उस मनेर में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण प्राप्त हुआ है। वीर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 18
1958 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? बताना है स्वतंत्रता क्रांति की लड़ाई के क्रम में कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी में किस जिले पर अपना आधिपत्य या अधिकार हासिल कर लिया था? सही आंसर इसका हो गया आजमगढ़ पर। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यहाँ प्रमुख बातें आती हैं कि आजमगढ़ पर स्थापित करने के लिए, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए वीर कुंवर सिंह ने कौन सी लड़ाई लड़ी? तो इसमें सबसे जरूरी नाम आता है अतरौलिया की लड़ाई। अतरौलिया की लड़ाई। अतरौलिया की लड़ाई कुंवर सिंह के द्वारा लड़ी गई थी और जिस लड़ाई के वो जीतने के बाद आजमगढ़ पर कुंवर सिंह को स्थापित कर दिया गया। आजमगढ़ को कुंवर सिंह ने अपने अधीन में ले लिया अतरौलिया की लड़ाई के बाद। अतरौलिया की लड़ाई 22 मार्च को 1858 में लड़ी थी और लॉर्ड मार्क केर के साथ लड़ी गई थी। लॉर्ड मार्क केर के साथ यह लड़ाई लड़ी गई थी और इस लड़ाई को लड़ने का प्रमुख कारण था कि वो यहाँ से आजमगढ़ से वो लखनऊ और कोलकाता के प्रमुख मार्ग जीटी रोड पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। अतरौलिया की लड़ाई या आजमगढ़ को अपने अधीन करने का उनका प्रमुख मकसद था कि वो जीटी रोड पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे और ब्रिटिश सैनिकों के लिए इस रोड को बंद करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ पर अपनी सत्ता को लाया, या कह सकते हो कि आजमगढ़ को अपने अधीन कर लिया अतरौलिया की लड़ाई के बाद। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? बताना है कि बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है। सही आंसर इसका हो गया डी नंबर मुंगेर में। बिहार में एस्बेस्टस खनिज मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में एस्बेस्टस खनिज मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? बताना है कि रोहतास को राजधानी बनाने वाले मुगल राजा या मुगल सेनापति कौन हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर हो गया राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बताना है कि बिहार में नेपाली मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो गया हाजीपुर में। बिहार के हाजीपुर जिले में प्रमुख नेपाली मंदिर स्थित है। हाजीपुर जिले में। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बताना है कि बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो गया बिहार को कुल 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। मूल रूप से 3 जोन में विभाजित किया गया है, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। लेकिन अगर आप न्यू अपडेट पढ़ेंगे तो जोन 5 को हाई रिस्की जोन कहा जाता था, जिसमें से 2 जिले को, दरभंगा और मधुबनी को जोन 5 से हटा करके जोन 6 में कर दिया गया है, दरभंगा और मधुबनी जिला। और ये जोन 6 हाई रिस्क जोन एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रखी गई है। दरभंगा और मधुबनी को जोन 5 से हटा करके जोन 6 में कर दिया गया है, और जो काफी हाई रिस्क की जोन एरिया होता है। तो यह पॉसिबल होगा कि इसका न्यू बुक में जो आंसर आएगा, या अगर न्यू डाटा के अनुसार अगर आंसर आएगा तो उसमें आंसर 4 भी हो सकते हैं। अगर मेरी उम्मीद है कि वहां 3 और 4 दोनों ऑप्शन न देकर के सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को अगर डिटेल करते हैं तो इस तरह समझते हैं कि बिहार को प्रमुख रूप से 4 जोनों में विभाजित किया गया है।
बिहार को प्रमुख रूप से 4 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें दरभंगा और मधुबनी बिल्कुल नया अपडेट है, बिल्कुल नए जोन में विभाजित किया गया है। दरभंगा और मधुबनी जिले को जोन 6 में अपडेट किया गया है, और जो काफ़ी हाईली रिस्क एरिया है या हाईली प्रोन एरिया के अंतर्गत आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा भूकंप आ सकते हैं। वहीं जोन 3 में बिहार के मुकाबले अन्य जिलों के मुकाबले इसमें सबसे कम भूकंप आने की संभावना है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद यहाँ हल्के भूकंप के झटके आने की संभावना या सबसे कम रिस्क वाला जोन कहला सकता है। वहीं जोन 6 में सबसे ज़्यादा रिस्क वाला जोन है, जिसमें दरभंगा और मधुबनी को रखा गया है। लेकिन अगर इसे हम सेपरेट नहीं करते हैं तो दरभंगा और मधुबनी जोन 5 के अंडर में आते हैं। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? बताना है कि किस पाल शासक के समय में कर्नाट वंश का उदय हुआ था, और इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, रामपाल के शासनकाल में। रामपाल के शासनकाल में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। देखिए, कर्नाट वंश की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से तिरहुत और या मिथिला प्रदेश, तिरहुत या मिथिला प्रदेश, वर्तमान में तिरहुत या मिथिला प्रदेश में कर्नाट वंश का शासन हुआ करता था। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं, वर्तमान रूप में बात करते हैं तो तिरहुत और मिथिला प्रदेश, जिसे वर्तमान में नेपाल और गंगा के बीच की घाटी को रखा गया है। नेपाल और गंगा के बीच की घाटी को रखा गया है, नेपाल से लेकर गंगा तक, तथा पश्चिम और पूर्व की बाउंड्री में गंडक नदी से महानंदा नदी तक। ध्यान दीजिएगा, नेपाल, गंडक, गंगा और महानदी तक ये बीच के सेक्टर कर्नाट वंश के अंतर्गत आते थे, और कर्नाट वंश का उदय लगभग 1097 ईस्वी से 1224 ईस्वी तक चला है। 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक कर्नाट वंश का शासन चला, और इस वंश के काल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा गया। कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग काल भी कहा गया है। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताना है कि किस राज्य के लोगों को अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बिहार राज्य के लोगों को। बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर हो गया पटना और औरंगाबाद जिले में। पटना और औरंगाबाद जिले में स्थित है। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन हुआ करता था? तो इसका सही आंसर हो गया अकबर। बिहार में को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर हुआ करता था। देखिए, अकबर के शासनकाल में दाऊद खां बिहार एरिया का नवाब या कह सकते हो बिहार एरिया का प्रमुख व्यक्ति लीडर हुआ करता था। दाऊद खां, तो अकबर ने दाऊद खां करारनी को हराकर बिहार पर अपना शासन स्थापित किया था, और यह 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था और पटना पर अपना अधिकार कर लिया था, और 1576 ईस्वी में बिहार को पूर्ण रूप से अपने मुगल शासनकाल में मिला लिया गया था दाऊद खां को पराजित करके। और दाऊद खां को पराजित करने में टोडरमल, मुजफ्फर खां का और अन्य प्रमुख मंत्रियों के नाम काफी फेमस हुए थे। उन्होंने दाऊद खां के खिलाफ युद्ध किया था, टोडरमल और मुजफ्फर खां। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बिहार में
अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नुहानी कबीलों की। नुहानी कबीलों की बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष की प्रथम भूमिका नुहानी कबीले की है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था और किसके अधीन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। निम्न में से कौन सा समूह नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है या सीमा का निर्धारण करती है? निम्न में से कौन सा समूह नदियों का समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? सही आंसर इसका हो गया कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? गुप्त काल की सुंदर कार्तिकेय की एक सुंदर मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो गया शाहाबाद से गुप्त काल के कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई है। बिहार में गुप्त काल की अगर बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया था। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा गया था। यह प्रमुख काल था गुप्त काल, जिसमें भारत के को गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करते हैं अगर गुप्त काल की, तो इनकी प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। गुप्त साम्राज्य की मुख्य प्रशासनिक राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की अपनी उपाधि को हासिल किया था, उसने पूरे भारत पर इसी पाटलिपुत्रा से पूरे भारत पर शासन किया था। गुप्त काल में वैशाली को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में बताया गया है। गुप्त काल में वैशाली को काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में बताया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया को सबसे बड़ी विश्वविद्यालय देने वाली नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी। कला की अगर बात करते हैं, स्थापन कला की अगर बात करते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सुल्तानगंज में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज जगह पर 7.5 फीट तांबे की ऊंची मूर्ति बनाई गई। 7.5 फीट तांबे की बुद्ध प्रतिमा बनाई गई। इसके साथ साथ बोध गया और महाबोधि का निर्माण भी इसी शासनकाल में शुरू हुआ था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? बताना कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो उनके वकील कालिदास वासु थे। बिहार में खुदीराम बोस के वकील कालिदास वासु हुआ करते थे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध जीविका का संबंध गरीबी उन्मूलन से है। जीविका का संबंध गरीबी उन्मूलन से है। बिहार में जीविका का संबंध गरीबी उन्मूलन से है। अब प्रश्न दिया गया है कि बिहार में जीविका की एक पहल, इसका संबंध किससे है? तो सही आंसर हो गया इसका गरीबी उन्मूलन से। बिहार में जीविका का संबंध गरीबी उन्मूलन से है। बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? बिहार के किस राज्यपाल के शासनकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? इसका सही आंसर हो गया नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में सर्वप्रथम बिहार में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था।
जो 29 जून 1968 को लगा था। 29 जून 1968 में लगाया गया था। नित्यानंद कानूनगो के द्वारा 29 जून 1968 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और अब तक की अगर बात करते हैं तो अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं और सबसे अंतिम बार राबड़ी देवी के द्वारा लगाया गया था। सबसे अंतिम बार राबड़ी देवी के द्वारा 2005 में लगाया गया था, जो 7 मार्च से स्टार्ट हुआ था। सरकी वंश के किस राजा ने मिथिला भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान कराया था? सरकी वंश के किस राजा ने मिथिला भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्राप्त कराया था? इसका सही आंसर हो गया ए नंबर, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो गया 411 मीटर। फल्गु नदी पर बना रबर डैम 411 मीटर लंबा है, जिसे नीतीश कुमार के शासनकाल में बनाया गया था। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेरशाह ने अपने संपूर्ण सरकार को कितने साम्राज्यों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर हो गया कुल मिलाकर 47 छोटे छोटे प्रांतों के रूप में। शेरशाह ने कुल मिलाकर 47 छोटे छोटे प्रांतों के रूप में अपनी सरकारों को स्थापित किया गया था। 47 शेरशाह ने संपूर्ण राज्य को 47 प्रांतों में या राज्यों में स्थापित विभाजित कर दिया था। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? निम्न में से प्रथम बिहार के लोकायुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो गया वासुदेव सोहानी। वासुदेव सोहानी बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय में पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो गया विलियम टेलर। 1857 की क्रांति के समय में पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर हुआ करता था। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? सही आंसर इसका हो गया पटना जिले में। 1835 ईस्वी में बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल खोला गया और वह पटना जिले में खुला था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर इसका हो गया चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो गया 1974 में 1974 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो गया 20 जनवरी 1913 में। 20 जनवरी 1913 में बिहार में सर्वप्रथम बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कराई गई थी। घाघरा, जिसका दूसरा नाम सरयू नदी भी है, घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बताना है कि घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है।
और इसका सही आंसर हो गया रिविलगंज से। रिविलगंज में भी सरयू नदी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। रिविलगंज में सरयू नदी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो गया भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले में फल अनुसंधान एवं विकास संस्था स्थित है। बिहार के भागलपुर जिले में फल अनुसंधान तथा विकास संस्था स्थित है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? इसका सही आंसर हो गया सी नंबर फरवरी। सी नंबर फरवरी 2022 में। सी नंबर फरवरी 2022 में इस गिनती या इसके लिए जो कमेटी का बनाई गई थी, इसके आयोजक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया गया था। इस आयोजन का या इस पक्षी को गिनने का प्रमुख कार्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा संपन्न किया गया था। चलिए इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। कौन से झील किस जिले में है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला नाम आता है जगतपुर झील, जो भागलपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। जगतपुर झील जो भागलपुर जिले में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा नाम आता है मत्स्यगंधा झील, जो सहरसा जिले में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद खड़गपुर झील जो मुंगेर जिले में है, ये भी सही है। जगतपुर भागलपुर में, मत्स्यगंधा सहरसा में और खड़गपुर झील मुंगेर में स्थित है। और लास्ट बचता है अजय झील। अजय झील कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। अजय झील कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन यहाँ पर रोहतास लिखा गया। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अजय झील सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अजय झील कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन यहाँ पर रोहतास लिखा हुआ है।